वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 4000 से अधिक वीडियोस और 200 से अधिक कोर्स क्रिएट किए हुए हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी और पीजी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा हमने यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का कोर्स क्रिएट किया हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के कोर्स हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास गेट का कोर्स हमारे पास है, यूजीसी नेट का सिलेबस हमने कवर किया हुआ है। तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में। इसके अलावा प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आप हमारी प्लेलिस्ट के भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। तो एक्चुअली टॉपिक के ऊपर तो हम वीडियो बनाते ही रहते हैं, आप काफी सारी वीडियो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप देख भी सकते हैं। तो ये वीडियो में कुछ अपने बारे में कुछ आपके बारे में बात करने के लिए है। तो एक स्टूडेंट है, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर आप जो हैं वो क्या आपका नेट क्वालिफाई है? तो डेफिनेटली मेरा नेट क्वालिफाई है और मैंने जून 2012 में नेट को क्वालिफाई किया था। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं तो फेल हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा जो नेट का सर्टिफिकेट है वो मुझे यूजीसी ने दिया। तो इसमें किसी भी तरीके का ट्रिक नहीं है, किसी भी तरीके का ऐसा नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस रहा और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं फेल था लेकिन नेट ने मुझे मतलब यूजीसी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया। तो पूरी बात समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो एक्चुअल में हम जो प्रेजेंट में हैं वो हमारी प्रेजेंट की मेहनत नहीं होती है, बल्कि हमारे पास्ट की एफर्ट्स होते हैं। तो मतलब अगर हम वैसे तो हम स्टोरी की अगर हम बात करें तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों इस पूरी कहानी, लेकिन मुझे लगता है कि जो सही समय है वो होगा 2011 का। ठीक है, 2011 से हम बात शुरू करते हैं। तो 2011 में मेरे पास एक मेरे दोस्त का फोन आया और ही कॉल्ड मी कि उसने मुझे बताया कि भाई ही बिकम परमानेंट। और उस परमानेंट होने की वजह से मतलब आप कह सकते हो कि उस समय मैं क्या कर रहा था पहले मैं वो बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने 2003 में एमए किया और 2004 में मैंने बीएड किया है। तो उसके बाद मैं स्कूल्स में पढ़ाता था। मैंने बीएड करने के बाद मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और मेरा जो मेनली स्कूल पढ़ाने के अलावा जो काम था मेरा कोचिंग सेंटर था। तो पूरा टाइम बिजी रहता था। मतलब सुबह स्कूल होता था, लगभग 1 बजे 2 बजे करीब वापस आता था और फिर 3 बजे से लेके रात को लगभग 9 बजे तक मेरी कोचिंग सेंटर चलती थी। तो टाइम नहीं मिल पाता था, अपने लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था, दूसरों के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता था। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, 2000 मैं आपको 11 की बात बता रहा हूँ। तो एक्चुअली उसके फोन आने के बाद लगा कि यार बड़ा अच्छा लगता है जब कोई, क्योंकि वो स्टोरी सुनाता था उसके कॉलेज की कहानियाँ। ठीक है, तो अच्छा लगता था, मोटिवेशन मिला, जरूर इस बात का मोटिवेशन मिला कि कुछ करना चाहिए। तो 2011 में, हालांकि मेरी जो एमए है वो 2003 की है और जो बीएड है वो 2004 की है। तो 2011 में मैंने दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट की और एमफिल में एडमिशन लिया 2011 में। तो 2011 में मैंने फर्स्ट टाइम नेट का एग्जाम दिया और मतलब उस समय डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता था, पेपर 1 और पेपर 2 और पेपर 3, 3 तरीके के पेपर हुआ करते थे। पेपर 1 जो हुआ करता था वो जनरल पेपर था, यानी कि उसमें आपकी जो थोड़ी मैथ्स आती थी, थोड़ी टीचिंग एटीट्यूड आता था, थोड़ा रिसर्च मैथोलॉजी का पेपर हुआ करता था। अभी भी पेपर 1 होता है इस तरीके का, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का था। और पेपर जो 2 है वो इकोनॉमिक्स का था, उसमें ऑब्जेक्टिव आया करता था और वो भी क्वालिफाइंग नेचर का था। जो मेन आपकी मेरिट बनती थी उस जमाने में वो बनती थी आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर से, जो कि 200 मार्क्स का हुआ करता था। और क्वालिफाई करने के लिए आपको 45% जनरल कैटेगरी में, यानी कि 90 मार्क्स लाने होते थे। तो जब मैंने पहली बार एग्जाम दिया 2011 के जून में, तो क्योंकि मैं उस समय बिजी था, क्योंकि सारी की सारी लाइफ जो है वो उसी तरीके से चल रही थी बच्चों, जैसा कि हमारी नॉर्मल लाइफ होती है वही भाग रहे हैं। सुबह उठे, कॉलेज स्कूल भागे, स्कूल से आए तो फिर कोचिंग के लिए भागे, कोचिंग से आए तो फिर घर के लिए भागे। तो लाइफ में सुकून था ही नहीं, है ना। आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत सारी उथल पुथल जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहते होंगे। तो खैर मेरे साथ भी हुआ और फाइनली फिर हमने एमफिल में एडमिशन लिया। मैंने एमफिल में एडमिशन लिया और क्योंकि मेरी पीजी हो चुकी थी, यूजी हो चुकी थी। हालांकि इस दौरान मैंने बहुत सारी और भी कई सारे फेलियर देखे थे, उसके बारे में खैर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि लाइफ में फेलियर्स और सक्सेस तो एक तरीके से रिलेटिव अप्रोच है। हो सकता है किसी चीज को पाने को आप फेलियर समझते हो, उसी चीज को पाने को कोई सक्सेस समझता है। तो हम खैर उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। तो 2011 जो जून का रिजल्ट था उसमें मेरा पेपर 1 क्लियर था, पेपर 2 क्लियर था और पेपर जो मतलब 3 था, यानी कि जिसमें 90 मार्क्स होने चाहिए थे पास होने के लिए, उसमें मेरे 44 मार्क्स थे, वेरी फ्रेंकली। तो मैं मतलब मुझे बहुत बहुत खुशी फील हुई, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मान लीजिए मैं बिना पढ़े 44 मार्क्स ला सकता हूं तो पढ़ के हो सकता है कि मैं 90 मार्क्स भी ले आऊं। देखिए ये मेरा बेस था, इसका मतलब मैंने पेपर 1 क्लियर कर लिया था बिना पढ़े, यानी कि जो हम बिना पढ़े का मतलब जो मेरी बेसिक नॉलेज थी उससे मैंने पेपर 1 क्लियर किया था।
उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, कोई किताब नहीं पढ़ी थी। पेपर 2 भी मेरा क्लियर हो गया था, क्वालिफाई हो गया था, क्योंकि इतनी नॉलेज तो हमारे को, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था, मतलब ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि मैं जीरो हो गया था। मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, मैं स्कूल में पढ़ा रहा था, तो थोड़ा बहुत नॉलेज तो मुझे थी इकोनॉमिक्स की, मतलब जीरो तो नहीं हुआ था मैं। इसके अलावा जो पेपर, यानी कि ये हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। तो पेपर अब उस समय टाइम भी नहीं हुआ करता था बच्चों। अब सेकंड अटेम्प्ट की बारी आई, यानी कि दिसंबर 2011 की बारी आ गई। 2011 की बात हम कर रहे हैं। तो 2011 दिसंबर में मैंने दोबारा से तैयारी की। लेकिन देखो, कोचिंग जो होता है ना, वो पीक चलता है। मतलब आप क्या हो गए कि जब सर्दियां होती हैं तो सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं, तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपको जैसा मैंने बताया, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं था, वेरी फ्रेंकली, बहुत बिल्कुल भी टाइम नहीं था, पढ़ने का भी टाइम नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा हमने क्वेश्चन पेपर किस तरीके का आता है, पैटर्न किस तरीके का है, और ये भी देखा कि भाई उतार चढ़ाव किस तरीके के आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सबकी तैयारी तो हम कर रहे थे, लेकिन उसको तैयारी नहीं कह सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि तैयारी है। लेकिन हाँ, कुछ तो आपको स्किल बढ़ाई होगा, कुछ तो आपको कम से कम यही समझ में आ गया कि पेपर किस तरीके से देना होता है। तो पेपर जब दिसंबर वाला एग्जाम हुआ तो मैं बहुत ही पास पहुंच गया, मतलब मेरे फर्स्ट क्वालिफाई था, सेकंड क्वालिफाई था, और 90 में से मेरे को लगता है 82 मार्क्स थे मेरे, मतलब वहां भी मैं 8 मार्क्स से रह गया। लेकिन मैं कहूं तो इस बार मैं दुखी था क्योंकि पहली बार 45 में, मैं 44 में मैं खुश था, क्योंकि आपको लगता है कि आप कम से कम इतना तो ले ही आए। दूसरी बार मैं दुखी इसलिए हुआ क्योंकि भाई आपको लगता है कि थोड़ा सा और अगर हो जाता तो हो सकता है कि क्वालिफाई हो जाता, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, अब हम जून का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जून में हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम होता, क्योंकि जो कोचिंग में बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा मार्च में इनके पेपर खत्म हो जाते हैं। उस समय मैं 11वीं 12वीं की ही तैयारी कराया करता था। तो मतलब ज्यादातर जो बच्चे थे वो 11th 12th के थे, कुछ कॉलेज के भी बच्चे हुआ करते थे, लेकिन ज्यादातर 11th 12th के थे। तो खैर मैं उम्मीद कर रहा था कि उनके पेपर खत्म हो जाएंगे और हम जून की तैयारी करेंगे। तो उस समय तक तो बच्चों डिस्क्रिप्टिव पेपर था। जून 2012 में ही उन्होंने ऑब्जेक्टिव को लॉन्च किया। जब उन्होंने कट ऑफ निकाली मार्च में तो ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, जब सब्जेक्टिव होता है ना, तो आप कुछ टॉपिक छोड़ सकते हो, कुछ टॉपिक पढ़ सकते हो, आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है। जैसे इकोनॉमेट्रिक्स उस समय ऑप्शनल था, इसके अलावा स्टैटिक्स आपके लिए ऑप्शनल हो सकता था, क्योंकि जो पेपर था हमारा, मेन पेपर था, उसमें 5 यूनिट आती थी लास्ट में, और उसमें से 1 यूनिट आपको कवर करनी हुआ करती थी, बाकी का तो सारे सब्जेक्ट होते थे। तो लेकिन जब ऑब्जेक्टिव हो गया तो आपको सब कुछ तैयार करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ पढ़ने का टाइम था नहीं, मैं क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है ना, सारा जो प्रेशर है वो टाइम का है। आपको जॉब करनी है, आपको बच्चे पढ़ाने हैं, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी, काफी सारी चीजें थी। तो जून 2012 के लिए हमने तैयारी की। तो मैंने जो सही मायनों में तैयारी की वो मार्च से स्टार्ट की, मतलब फरवरी से ही आप बोल सकते हो, फरवरी मार्च अप्रैल मई 4 महीने तैयारी की, और जितना मैं कर सकता था मैंने, मतलब अपनी, आप ऐसे कह सकते हो कि पूरी तरीके से मतलब मैक्सिमम एफर्ट दिए जिसको मैं कर सकता था। और क्राइटेरिया भी इनका कोई डिफिकल्ट नहीं था, पता नहीं क्राइटेरिया उन्होंने इसी तरीके का निकाला था कि मिनिमम एलिजिबिलिटी आप ले आओगे तो आप पास हो जाओगे। हालांकि बाद में पता नहीं उन्होंने क्यों चेंज कर दिया उसको, ये जो 6% वाला क्राइटेरिया ये तो बाद में आया था। तो खैर बात करते हैं हम आगे। तो जब हमारा जून में पेपर हुआ तो मुझे तो लगता था कि बिल्कुल मैं क्वालिफाई हूं, जिस तरीके से उन्होंने अपना कट ऑफ निकाला था। लेकिन पता नहीं, मतलब मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बिल्कुल भी रिजल्ट क्वालिफाई वाला नहीं आया था, बल्कि मेरा रोल नंबर उसमें था ही नहीं। जबकि मेरे कुछ और फ्रेंड थे, हालांकि अलग सब्जेक्ट के रहे वो, जिनके मार्क्स मेरे से कम थे, लेकिन वो क्वालिफाई किए, और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। मुझे सच में नहीं पता क्या वजह थी, लेकिन बाद में पता चला कि उनकी जो कट ऑफ है वो हो सकता है मेरे से ज्यादा गई हो, क्योंकि उस समय मार्क्स लिस्ट नहीं आया करती थी, बस एक रिजल्ट आया करता था जिसमें रोल नंबर लिखा हुआ करते थे बच्चों के, जो भी क्वालिफाई होते थे उन सबके रोल नंबर लिखे आते थे, उसमें मेरा नाम नहीं था। तो खैर जब आपका नाम नहीं है तो आप यही मान लोगे कि आप डिस्क्वालीफाई हो या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। लेकिन अगली बार तैयार करने का मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि जैसा कि हमारा आपको पता है सर्दियों में वही तरीका होता है, वही स्कूल, वही कॉलेज, वही कोचिंग, और वही लाइफ स्टाइल, आपको पूरी तरीके से आप बिजी रहे। तो मतलब आप कह सकते हो कि मैंने जो सोचा कि अब 2013 में जून में तैयारी करेंगे, लेकिन सडनली पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब एक दिन मैं इंटरनेट चेक कर रहा था, हालांकि उस समय स्मार्टफोन नहीं था मेरे पास में, क्योंकि बात पुरानी है थोड़ी सी, आपको लग रहा होगा, लेकिन 2012 में स्मार्टफोन तो आ गए थे, लेकिन मेरे पास नहीं था, मतलब नॉर्मल फोन था शायद, या हो सकता है मेरे पास स्मार्टफोन हो, लेकिन मैं नॉर्मल फोन में देख रहा था। तो मैंने डाउनलोड किया
मतलब उसमें एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में मैंने अपना नाम देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। भाई देखो, वेरी फ्रेंकली मैंने तो तैयारी की नहीं थी, क्योंकि मैं तो तैयारी कर रहा था जून 2013 की, लेकिन उसमें उन्होंने क्वालिफाई मुझे कर दिया। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि जून 2012 में 2 बार रिजल्ट निकले थे। एक बार तो आप निकला था फाइनल रिजल्ट, उसके बाद एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकला था। हालांकि आप वेबसाइट पे अगर आप देखोगे तो कहीं पे भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि गलती उनकी थी ना। अगर आप मान लीजिए कुछ लोगों को वो जान के फेल कर रहे हैं, उनकी गलती से फेल हो रहा है या जो भी वजह रही है, तो उनकी गलती है। जैसे आप मेरी मार्क्स, जैसे मेरी जो सर्टिफिकेट है उसमें कहीं पे भी सप्लीमेंट्री नहीं लिखा हुआ, बल्कि कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मार्क्स देखोगे तो मैं आपको मार्क्स दिखाई देता हूं बच्चों। देखिए मेरा फर्स्ट पेपर में जो है वो 60, आप देख लीजिएगा, मैंने याद नहीं किया है। तो फर्स्ट पेपर भी मेरा क्वालिफाई था, सेकंड पेपर भी था और थर्ड में भी। तो टोटल 65 की कट ऑफ उस समय गई थी, लेकिन मेरे जो मार्क्स थे वो 65 से ऊपर थे। तो इस तरीके से बच्चों उन्होंने मुझे क्वालिफाई घोषित कर दिया। हालांकि मेरे पास उस समय ये मार्क्स लिस्ट तो बाद में आई थी, शायद हो सकता है नवंबर दिसंबर में आई हो, लेकिन अक्टूबर 2012 को उन्होंने मुझे डिक्लेयर कर दिया एज ए नेट क्वालिफाई। तो नेट क्वालिफाई कर दिया। अब मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए जो मैंने स्ट्रेटेजी यूज की, तो आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी इसमें यूज कर सकते हो, खासतौर पे वो लोग जो कहीं जॉब करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये समझ गया था कि सब कुछ मैं तैयार नहीं कर सकता हूं। तो मैंने काफी सारे पेपर जो थे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना, सारा खेल उस टाइम का है। तो मेरा फोकस ये रहा कि जो भी मैं तैयार कर रहा हूं, जो भी मैं तैयार कर रहा हूं उसको अच्छी तरीके से तैयार करूं। तो मैंने माइक्रो अच्छी तरीके से तैयार किया, मैक्रो अच्छी तरीके से तैयार किया, इंटरनेशनल अच्छी तरीके से तैयार किया, पब्लिक फाइनेंस अच्छी तरीके से तैयार किया, डेमोग्राफी तैयार किया। लेकिन अगर आप देखोगे इंडियन इकोनॉमी, तो इंडियन इकोनॉमी को बांधना बहुत मुश्किल है। बांधना बहुत मुश्किल का मतलब क्या है कि इसका विस्तार बहुत जबरदस्त है, कुछ भी पूछ सकता है इंडियन इकोनॉमी में। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए जो मैंने बुक यूज की थी वो थी प्रतियोगिता दर्पण की आती है इंडियन इकोनॉमी एडिशन, वो यूज की थी। उससे काफी सारे क्वेश्चन मिल गए थे मुझे। और एक बुक आती है जो कि पेपर 2 और पेपर 1 के, पेपर 3 के लिए थी, प्रतियोगिता साहित्य, ये उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है। तो वो मैंने बाय की थी। तो बस यही बुक थी, कोई कोचिंग मैंने लिया नहीं, क्योंकि उस समय देखिए टाइम ही नहीं था कोचिंग लेने के लिए। हालांकि मैंने कई बार ट्राई की, 1-2 बार डेमो भी किया, लेकिन वही प्रॉब्लम रहती है, टाइमिंग की इशू। मैं किसी को आलोचना तो नहीं कर सकता टीचर की, लेकिन टाइमिंग का इशू रहता था। तो इस तरीके से बच्चों जो हमने पेपर तैयार किया, उसमें से हमारा जो फोकस रहा वो 7 पेपर पे रहा। मतलब मैंने ये सोच के गया था कि अगर मान लीजिए इनमें से कोई क्वेश्चन आता है तो कम से कम ये मुझसे ना छूटे। तो यही बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी तैयारी करें, देखिए थोड़ा सब भी पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ें, लेकिन ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ें। ये आपके इंटरव्यू में भी काम आएगा। हालांकि बहुत जल्दी ही मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई, मुझे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। मतलब जनवरी 2013 में मुझे जॉब मिल गई। तो उसके बारे में खैर मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसके बारे में किस तरीके का प्रोसेस रहा। लेकिन फिलहाल हम जो बताना चाह रहे हैं कि देखिए सारा कुछ पढ़ने का पॉसिबिलिटी आज भी नहीं है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि ये मैंने भी किया था। क्योंकि कुछ जो क्वेश्चन मुझे, जैसे मान लीजिए मैंने स्टैटिक्स छोड़ दिया था, मैंने इकोनोमेट्रिक्स छोड़ दिया था, लेकिन उनके रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर क्या है वो मुझे पता था। तो ये भी एक फायदे का सौदा रहा मेरे लिए। तो आपके लिए सजेशन बच्चों यही रहेगा कि आप जो भी बुक बाय कर रहे हैं, देखिए मैंने आपको जो बुक बताई आप वो भी बाय ले सकते हैं। इसके अलावा मैं भी आपको कोर्स क्रिएट करता हूं, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूं। इसके अलावा हमारी ऐप है, उस पर भी आप कोर्स है नेट के, वो भी आप ले सकते हैं। तो देखिए ये आपके लिए रहेगा। बेसिकली जो बात मुझे बतानी थी वो यही थी कि आप अपनी पूरी तैयारी करें। और जो मैंने नेट का एग्जाम क्लियर किया, क्योंकि मेरा तो हो सकता है सप्लीमेंट्री में नाम आ गया हो, आपका हो सकता है उसमें नाम ना आए, और आप तैयारी कीजिए। आप तो एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे लोगों का नेट क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ भी क्लियर हुआ होगा, लेकिन वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे है ना, अभी भी कई जगह। लेकिन इसका मतलब है कि अगर आपके पास नॉलेज है, जो मैंने स्कूल में पढ़ाया था वो मेरे आज भी काम आ रहा है, जो मैंने कोचिंग पढ़ाया था वो मेरे आज भी काम आ रहा है। तो आपका जो स्किल है वो हमेशा आपके काम आएगा। तो आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। आप देखिए जो भी आप काम कर रहे हैं, आप ये सोच के कीजिए कि उसका फ्यूचर में आपको क्या मिलने वाला है। तो बच्चों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए जून 2021 में अब एग्जाम होगा जैसा हमें लग रहा है, और इसके लिए आपको तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। आपके पास 6 महीने हैं। देखिए मुझे लगता है कम से कम 4 महीने तो आपको आपके लिए देने ही चाहिए। तो 6 महीने का समय आप तैयार कीजिएगा, और जो मेरी तरफ से आपको सुविधा हो सकती है मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं बच्चों वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व किए हुए हैं। तो आज तो आपके पास में बहुत फैसिलिटीज है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, अपने घर बैठ के पढ़ सकते हैं। जिसके पास टाइम नहीं है वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत सुविधा वाला समय चल रहा है बच्चों।
जब मैंने एमए किया था तो यूट्यूब, मतलब मैंने एमए किया था या जब मैंने इवन नेट भी किया था, तब यूट्यूब का इतना क्रेज नहीं था जहां पे टीचर आपको पढ़ा सके। तो सब कुछ बच्चों सेल्फ ही करना पड़ता था। लेकिन आपके पास सहूलियत है, बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे जो अच्छी अच्छी पढ़ाई इकोनॉमिक्स की करा रहे हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं। और अगर आपको पूरा पेड कोर्स चाहिए जिसमें आपको सब कुछ सिस्टमेटिकल मिले, तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में तो मैं आपको इतना ही करा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात से अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।